कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था रेजोनेंस, और रेजोनेंस की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाया था मैंने, एक कार्बोनेट आयन का, इनऑर्गेनिक का। एक आपको एग्जाम्पल दिया था बेंजीन का, कि बेंजीन भी कैलकुलस साहब ने कहा था कि जो बेंजीन है पेंडुलम की तरह कैसे बिहेव कर रही है। और रेजोनेंस में केवल क्या चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ 3 चीज़ें ध्यान दी थी अपन ने रेजोनेंस में। पोजीशन ऑफ एटम क्या थी, सेम थी मॉलिक्यूल के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और थर्ड बात क्या थी कि जो नंबर ऑफ लॉन पेयर है या डबल बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं है पहले एक नेगेटिव चार्ज था अब 2 हो गया, या पहले लॉन पेयर आपके 4 थे तो अब 3 बच गए, 2 बच गए। ऐसा नहीं होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसके कुछ फीचर हैं, तो वो फीचर्स देखिए। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस के फीचर, तो करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेजोनेंस या सैलिएंट फीचर्स ऑफ रेजोनेंस, फीचर्स ऑफ रेजोनेंस, सैलिएंट फीचर्स ऑफ रेजोनेंस ध्यान से समझना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला, लुईस स्ट्रक्चर हैविंग सेम और आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। लुईस स्ट्रक्चर हैविंग सेम और आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। ध्यान दीजिए, लुईस स्ट्रक्चर हैव, लुईस स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम और आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स। क्या इंपॉर्टेंट है, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर से क्या था, कार्बोनेट की आपने 3 जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जिन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपने कहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा था, वो क्या है आपकी, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम और आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स, बट हैविंग different arrangement of pi electrons, but having different arrangement of pi electrons are called resonating structure. Different arrangement of pi electrons are called resonating structures. क्लियर? क्या कहा, एग्जाम्पल के लिए आपने यही बेंजीन का एग्जाम्पल ले दिया, इसमें आपने रेजोनेंस शो किया था और ये बन गया फर्दर। स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड, इधर देखिए एक बार, अब आप उसको बाद में रीड कर लेना, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे एक एक पॉइंट को समझिए, 3-4 पॉइंट ये मान। लुईस स्ट्रक्चर हैविंग सेम और आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर में जो है पोजीशन ऑफ एटम सेम है। अगर आप नंबरिंग भी दोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी दोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब ऑल कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है। चेंज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कंपटीशन बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी पूछ ली जाती हैं, डिफरेंट कंपटीशन एज वेल एज जो आपके नॉर्मल पेपर होते हैं उनके अंदर। क्लियर? दूसरा रूल आपका कहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ओनली इमेजनरी स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, वो क्या है, इमेजनरी स्ट्रक्चर है, दे आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड किससे बनेगा, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको मिला करके जो बनता है उसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि क्या होती है, एक रियल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक रियल स्ट्रक्चर होगी। ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रियल स्ट्रक्चर।
ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और ये क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। क्या है ये, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। किसकी एनर्जी, इसकी। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या कह रहे हैं, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड की इज ऑलवेज लेस देन द एनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इस लेस का मीनिंग आप समझो थोड़ा सा, ये लेस से और इससे क्या सेंस है। देखो मान के चलो ये यहाँ पर एक लेवल की अपन बात करें, ये कोई एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, स्ट्रक्चर फर्स्ट का लेवल है, ठीक है, और ऑलमोस्ट मिलता जुलता किसका लेवल है, स्ट्रक्चर सेकंड का। और इसको मैंने क्या नाम दे रखा है, फर्स्ट, इसको नाम क्या दिया, सेकंड, और इसको नाम आपने क्या दे दिया, थर्ड। किसको, रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का जो लेवल होगा वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ये डायग्राम क्या शो करता है, इधर तो शो करता है पोटेंशियल एनर्जी को, किसको शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को। इधर शो करता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। तो आपके पास ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि लेस होगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है वो लेस होगी, किससे, अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और ये जो बीच का गैप आ गया वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर। उसके बाद इलिस्ट्रेशन ऑफ रेजोनेंस हमने कल कर लिया था, ठीक है। अब आता है रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या है, रूल्स। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का जो टॉपिक है वही करा दिया था। अब आपका नेक्स्ट है रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या पढ़ रहे हो आप, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान देना, 8-10 रूल हैं। अगर आपने रेजोनेंस समझ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इस रूल्स में पहला रूल क्या है, पहला रूल तो वही था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पोजीशन ऑफ एटम सेम होगी, अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट। तो ये पहला रूल है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा, और अगर आपको जैसे मैंने इस एग्जांपल में दे दूं, एक एग्जांपल यहाँ जो लिया है हमने, ये एक एग्जांपल ले लिया SCONH- का। इधर देखिए, देखो इधर ये क्या था, अगर इसको SCONH2 भी कह सकते थे आप, फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड का एक H हट गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ डिलोकलाइज हो रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ। जब इस ऑक्सीजन के साथ डिलोकलाइज होगा तो यहाँ तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किससे शो करते हो, डबल हेडेड एरो से। तो यहाँ HCO- डबल बॉन्ड NH। नाइट्रोजन पे अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है ना, तो आपने लोन पेयर दिखा दिया। अब आप देखिए, डबल बॉन्ड सेम है, एक ही डबल बॉन्ड था, एक ही डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, 2। अब कितने हो गए, 3, क्योंकि नेगेटिव यहाँ आ गया ना। यहाँ कितने लोन पेयर थे, 1 और 1, 2। या लोन पेयर कह दो, एक नेगेटिव चार्ज कह दो, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ लोन पेयर एज इट इज। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसी टाइप का क्वेश्चन IIT JEM में पूछा है, आज आपको मैं उसको कराऊंगा। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है आपस में, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर।
फिर दूसरा जो रूल है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या रखेंगी? सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक कोई स्ट्रक्चर थर्ड ये बना दें, ध्यान देना, HCON- ओपन रेडिकल बना दें, NH पे माइनस बना दें, SCO और एक रेडिकल यहाँ शो करते हैं, क्या होगा ये? यहाँ पर अपन ने क्या शो कर दिया? एक तरह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। क्या शो कर दिया? क्या ये स्ट्रक्चर होगी? क्या इनमें ना सेम नंबर ऑफ आपके, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लगा दोगे तो क्या सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इधर देखो, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। यहाँ पर आपने इसको कैसे लिख दिया? ऐसे। तो अब ये क्या हो गया? पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेगा ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं होगी। क्या होगी? लुईस स्ट्रक्चर नहीं होगी, अनपेयर्ड। ध्यान देना, ये अगर इसको थर्ड स्ट्रक्चर आप कहते हो, इसको क्या कहते हो आप? थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड के समान लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, पर यहाँ क्या आ गया? अनपेयर्ड। जबकि यहाँ पर कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं है। तो ये बात आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल जो था वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। जो आपका थर्ड रूल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट भी क्या होनी चाहिए? वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्बन के जो ऑक्टेट बाह्यतम कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें आपने लगा दिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो लुईस स्ट्रक्चर आपकी वैलिड नहीं होगी। या सीधा सीधा हम कहें तो कार्बन क्या होगा? टेट्रावैलेंट होता है, नेवर पेंटावैलेंट। तो ऐसी स्ट्रक्चर मत बनाइए जहाँ पे आपने कार्बन की वैलेंसी को क्या कर दिया? पेंटावैलेंट। तो लुईस स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसका मतलब अगर एक एग्जांपल मैं ये दे दूँ आपको, एक एग्जांपल ये दे दिया जाए, ध्यान दीजिए, ये फोर्थ एग्जांपल है। तो ये क्या लुईस स्ट्रक्चर होगी क्या? इधर देखो अंबिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 एग्जांपल आपके पास दिए हुए हैं। पोजीशन ऑफ एटम सभी के अंदर सेम है। आप देखना, पोजीशन ऑफ एटम सभी के अंदर सेम है। तो यहाँ पर आप क्या डिफरेंट आ रहा है? यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी चेक करो, कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो ये हो गया 2, 2 इसके 4 और 2 6 और 2 इसके 8 और 2 इसके 10। क्या कार्बन की जो वैलेंसी है वो 10 होंगे क्या उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन? नेवर। कार्बन के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे? 8 होंगे। यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो टेट्रा वैलेंसी होती है, नेवर पेंटा वैलेंट। कैसे? यहाँ 2 बॉन्ड और 2 4 और 1 5। तो कार्बन नेवर पेंटा वैलेंट, कार्बन ऑलवेज क्या होगा? कि टेट्रा वैलेंट। क्लियर आ गई ये लुईस स्ट्रक्चर का। रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट हो भी सकती हैं, इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकती। ये हम जब फिनॉल या एनिलीन या बेंजल्डिहाइड इनमें जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या है और नॉट हाँ, आप देखना चाहो तो यहाँ भी देख लीजिए। इधर देखिए, अभी एग्जाम्पल दे रखा है यहीं पर, ये है, ये आपका फॉर्मामाइड का एनाइन है। किसका? फॉर्मामाइड का एनाइन। इसमें आपके ऑक्सीजन पर तो न्यूट्रल है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे क्या है? न्यूट्रल है। क्या ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है क्या? इक्विवेलेंट शब्द का मीनिंग है कि सेम। यहाँ पर आप देखोगे तो H और C सेम है, ऑक्सीजन सेम है, NH सेम है।
बट इनके मध्य यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ इस ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, दे आर नॉट इक्विवेलेंट बट दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर कोई स्टेटमेंट आता है कि रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंट, तो एम आई राइट। अब इक्विवेलेंट का एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। इधर देखो, एसीटेट आयन से सब भली भांति परिचित होंगे, पढ़ा है आपने एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन है। कल कार्बोनेट आयन भी पढ़ा था। इस एसीटेट में यहाँ नेगेटिव चार्ज है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है। क्लियर? और लॉन पेयर की पोजीशन में शो कर देता हूं। इधर देखो, CH3C और 2 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, पोजीशन ऑफ एटम सेम है, बट अरेंजमेंट पहले क्या था, नेगेटिव चार्ज यहाँ, अब कहाँ आ गया रेजोनेंस से, इस ऑक्सीजन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं एसीटेट आयन की, ये फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जब क्वेश्चन कभी हम सॉल्व करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पर रूल आएगा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल देन द अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पॉइंट को समझ लीजिए। इक्विवेलेंट्स मीनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम सेम नेगेटिव चार्ज, वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर? एसीटेट आयन में, तो एसीटेट आयन भी किसका एग्जाम्पल है, रेजोनेंस का। अगर कोई पूछ ले इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा आपसे, तो इनसे जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो क्या होगा, CH3CO। कई बार आप बुक में बहुत जगह देखते हो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही ऑक्सीजन एटम पर डिलोकलाइज है। किस पर डिलोकलाइज है, बोथ ऑक्सीजन एटम पर। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट रूल है, एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट बी वन प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट भी क्या होने चाहिए, इन वन प्लेन। देखो ये एसीटेट आयन है, ये सब किस में है, एक प्लेन में, क्योंकि रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में क्या चेंज कर रहे हो आप, पाई इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। तो रेजोनेंस के जितने भी एटम हैं वो किस में होने चाहिए, सेम प्लेन में होंगे, तभी तो उसके पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। और पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन, पाई जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, पी ओवरलैपिंग और साइड वे ओवरलैपिंग। इट इज क्लियर? अब इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम, और ये पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस मैंने अपना बना रखा है, आप इधर फेस करके बैठिए, बोर्ड पे नज़र रखो। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस जो बना रखा है उसके टाइप्स देखो। अभी सब कुछ बंद कर दो 1 मिनट के लिए आप, और इधर फोकस रखिए, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। और ये अगर आपने समझ लिया ना, तो ये मान लो ऑर्गेनिक की बहुत कुछ जीओसी आपने समझ ली, हर जगह इन्वॉल्व होगा। अभी शायद लग रहा होगा कि सर क्या एक एक चीज़ को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, फिर उस टाइम मैं नहीं करूँगा, ये ध्यान देना। इसलिए की पॉइंट है, इनको समझ लीजिए। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस आपको जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और ये 5 एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको करा रहा हूँ, मेन सब हेडिंग के साथ, उसमें बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। और यहाँ पर इवन आपका एरोमेटिक सिस्टम भी अप्लाई हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में फर्स्ट है व्हेन डबल बॉन्ड ए, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। किसके साथ पढ़ रहे हो आप,
व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। अब अपने को एक एग्जाम्पल ऐसा लें जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ध्यान दो, इस ग्रुप को क्या कहते हो आप, एलाइल ग्रुप बोलते हो ना। अगर ये वैलेंसी फ्री कर दूंगा तो कौन सा ग्रुप बोलते हो आप, एलाइल। IUPAC में पढ़ा है, सीधा सीधा नाम क्या है इसका, एलाइल ग्रुप। क्लियर। यदि इस पे हम एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दें तो इसका नाम क्या हो गया, एलाइल कार्बोकैटायन। कहीं प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। अब इसमें हमें क्या शो करना है, रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी, रेजोनेंस की 5 पॉसिबिलिटी। रिमेंबर करो, पहली पॉसिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, एक प्लेन में होना चाहिए, कंडीशंस पढ़ी थी ना। अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ एटम इज सेम। अब यहाँ हम जब बनाएंगे तो देखो एक हाइब्रिडाइजेशन आप पे आना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस रेजोनेंस को समझने के लिए। और आप ध्यान देना कि रेजोनेंस में हाइब्रिडाइजेशन जिन भी एटम का होगा वो क्या होगा, sp2, क्योंकि sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और एक ट्रिक है, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो इसका क्या हो गया, sp2। इसका भी क्या है, sp2, ये भी डबल बॉन्ड से अटैच है। और कार्बोकैटायन जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका sp2। ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में हो गए, प्लेन में। तो ये डबल बॉन्ड, हमेशा डबल बॉन्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। एरो किधर जा रहा है, पॉजिटिव। भाई ये लेने वाला है ना, तो इसने इधर लिया। जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रेजोनेंस क्या बना, ये बन गया। तो ये क्या पढ़ दिया, एलाइल कार्बोकैटायन, रेजोनेंस इन एलाइल कार्बोकैटायन। अब इधर देखो, आप जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की पढ़ोगे तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाई, टर्शियरी ब्यूटाइल, फिर आपको क्या पढ़ाया, आइसोप्रोपाइल, इथाइल और मिथाइल। अब मैंने एक एग्जांपल और दे दिया, एलाइल कार्बोकैटायन, और पूछ लिया आपसे व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो वहाँ ऑर्डर क्या आएगा, एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द टर्शियरी ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल कार्बोकैटायन। रीजन, बिकॉज रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। अब जब कार्बोकैटायन हम पढ़ाएंगे तो मैं ओनली जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये कौन सा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एलाइल बनाया है। मैं इसमें जब 2 डिग्री और 3 डिग्री लगा दूंगा तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन IAS में भी आया हुआ था ये सेम, और तुम्हारे जेम में अब पूछेंगे यहाँ से, अगर इस एलाइल के दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दो, CH3, इस HH को रिप्लेस कर दो आप, तो आपका रेजोनेंस तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। फिर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर एक्सप्लेन करना है, तो जब वो रेजोनेंस कराएंगे तब उसको कराएंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में। ये आ गया एलिल कार्बोकैटायन में। सिमिलर एग्जाम्पल आप पढ़िए। अब इतनी बार तो मैं ही प्रैक्टिस करा दूंगा कि याद हो जाएंगे कैसे भी स्ट्रक्चर आप। ये क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजाइल। तो बेंजाइल यानी ये कौन सा कार्बोकैटायन है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। कौन सा है, अब आप ये इंपॉर्टेंट देखना इसको, बोर्ड से जब भी आप नोटबुक करो, वीडियो आप जब पढ़ते हो तो साथ साथ में इनको ड्रॉ करना। स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, ड्रॉ। कैसे, इधर देखिए एरो, ध्यान दो। पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जाएगा, डबल बॉन्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। किधर गया, इधर। तो यहाँ क्या बना, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ गया, और रिमेनिंग बॉन्ड एज इट इज। अब इधर देखिए, ये कहाँ आएगा, इसको देखो, क्लियर। अब आप क्या देख रहे हो, नोट देखिए। बेंजाइल कार्बोकैटायन में जब ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो पॉजिटिव कहाँ आया, ऑर्थो पोजीशन पे, और ऑर्थो पे आ गया।
उसके बाद फिर रेजोनेंस किया तो कहाँ आ गया, पैरा पोजीशन पे। फिर आप कर रहे हो तो कहाँ आ गया, ऑर्थो पे। इसका मतलब रेजोनेंस कहाँ वर्क करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद इक्वल इंटेंसिटी, नेवर वर्क मेटा पोजीशन। क्यों नहीं करता मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल के थ्रू चलता है। कैसे, अगर आप ये मान के चलो, इधर देखिए थोड़ा सा इमेजिन करो, बेंजीन रिंग को हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन का एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट यहाँ आ गया, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट। क्लियर, ये हेक्सागन बन गया। ये हेक्सागन तो किस में, प्लेन में। तो ऑल कार्बन एटम पे इसी प्रकार से पी ऑर्बिटल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, पी ऑर्बिटल। देखो ऐसे लगे होते हैं ये पी ऑर्बिटल। अब पाई इलेक्ट्रॉन किस में, पी ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग किसके मध्य होगी, ये जो दोनों मेरे मार्कर है, इन दोनों मार्कर के बीच में ओवरलैपिंग होगी। क्लियर समझे मेरी बात को। इसलिए रेजोनेंस कैसे मूव करता है, परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे वर्क करता था, पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। और रेजोनेंस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। ये हेक्सागन है तो इसके परपेंडिकुलर में क्या लगे हुए हैं, 6 पी ऑर्बिटल। इसलिए जब कभी आप बेंजीन रिंग पढ़ते हो तो उसमें इस टाइप से रिंग बनी हुई होती है, अप एंड डाउन ऑफ द प्लेन। द रीजन इज दिस रिंग किसकी वजह से होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से होती है। इसलिए जब भी एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन करते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। क्लियर, यहाँ पर आ गया रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ने कहाँ वर्क किया, ऑर्थो पैरा। अब स्टेबिलिटी का चीज़ देखो, वहाँ फिर मैं ऑर्डर लिखाऊंगा। यहाँ देखो एलिल और बेंजिल में कौन स्टेबल है, एलिल और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में विच वन इज मोर स्टेबल, बेंजाइल। मैंने कल भी कहा था पॉजिटिव चार्ज जितने ज़्यादा एटम पर डिस्पर्स होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखिए कितने के साथ कॉन्जुगेशन है, एक पाई बॉन्ड के साथ, तो यहाँ आया, दूसरे पाई बॉन्ड के साथ, तीसरे पाई बॉन्ड के साथ, कॉन्जुगेशन बढ़ गया। कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उतने ही एटम पे डिस्पर्स होगा। अब एक तो एक ही 3 एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका किस पे आ रहा है, 7 एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो 7 एटम पे आएगा तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कॉन्जुगेशन से। क्लियर, इसलिए एलाइल और बेंजाइल में कौन स्टेबल है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग। क्लियर, अब यहाँ से उसके बाद 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए इसके। ठीक है, कई बार हम आपसे जब एरोमेटिक सिस्टम्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल और आता है, ये बेंजाइल से पहले की कैटेगरी है। अगर मैंने ये दे दिया आपको, एक इधर देखो, ये दे सकता हूँ, और इसमें क्या है, इसकी कोई स्टेबिलिटी पूछ लेगा, यहाँ एरो लगा दे, यहाँ एरो लगा दे, कुछ भी, तो यहाँ पर भी इसका क्या लग रहा है, रेजोनेंस। क्या लग रहा है, क्लियर। तो ये रेजोनेंस आ गया समझ में। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा है डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। अभी आप किसके साथ पढ़ रहे थे, पॉजिटिव के साथ। अब आप किसके साथ पढ़ोगे, डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद, इसको बी कर देते हैं। देखिए इधर देखो, आप नोटबुक मत दिखिए, नोट्स तो घर जाके पढ़ लेना, फोकस यहाँ रखो आप। एलिल, ठीक है, इसको क्या कह दोगे, एलाइल कार्बेनाइल। क्या कह दोगे, क्लियर। तो ये कहाँ चल गया, हाँ ये और एक इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो वो एरो को अपनी तरफ लेगा। पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन एरो की किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जब नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट होती है एरो की। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो ये डबल हेडेड एरो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, लेने वाले की तरफ। क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कितने एटम पे डिलोकलाइज्ड है, इन तीनों एटम पे ना। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, इन तीनों पे घूम रहे हैं।
आ गई मेरी बात समझ में? इसको और आप क्या बना सकते हो, अगर कोई कह दे आपसे कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव कर दो, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव कर दो, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। भाई टोटल नेगेटिव कितना है 1, आधा नेगेटिव कितना हो गया ये। और किसी को डाउट है तो यहाँ 1/2 लिख दे ले, उसकी इच्छा है। क्लियर? इसी टाइप से ये आपने किस में पढ़ा, एलाइल में। इसी टाइप से आप किस में पढ़ोगे, इधर देखो बेंजाइल। भाई ये नॉर्मल सिस्टम में आ गया, ये किस में आ गया, एरोमेटिक सिस्टम में, ये बेंजाइल है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, आ रही है बात समझ में? ये मेरा ध्यान देना, कभी भी एरो जब बनाता हूँ मैं यहाँ चलता है तो इस नॉब पे आता है, ये नॉब पे ही आता है, टच भी नहीं करता है। एरो की डायरेक्शन कहाँ होती है, क्योंकि पर्टिकुलर इस कार्बन एटम पे मैक्सिमम लोग करते क्या है, इसको बना के यहाँ ले आते हैं, यहाँ नहीं आता है वो, दिस इज़ रॉन्ग। ये एक एक चीज़ को आप नोट किया करो। और अब अभी से गलत आदत डाल दी तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। फिर देखिए बिल्कुल सिमिलर है तो हम थोड़ा सा फास्ट चल लेते हैं। क्लियर? अब रेजोनेंस यानी बेंजाइल कार्बोएनाइन यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, हाँ ये मैंने कम एक्सप्लेन किया था आपको कार्बेनाइन। अब इसको समझिए रेजोनेंस। कार्बेनाइन में एक चीज़ और ध्यान देना, कार्बेनाइन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन नहीं करते आप। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन नहीं करते, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हो, इसलिए ये नहीं कराया था। यहाँ देखो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी आप या तो रेजोनेंस से एक्सप्लेन करोगे या फिर आप इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन करोगे। अब यहाँ पर उल्टा है, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज एक एटम पर है, जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, जितना ज़्यादा इसका डिलोकलाइजेशन होगा, उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, एक आदमी पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये कितने पर चले गया, 3% पे, तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया, डिस्पर्स हो रहा है। यहाँ पर आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज का ऑर्थो पोजीशन के पास आया, फिर पैरा पोजीशन के पास आया, फिर ऑर्थो पोजीशन के पास आया। इसका मतलब रेजोनेंस ने कहाँ वर्क किया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। किसके साथ, विक इक्वल इंटेंसिटी के साथ वर्क कर रहा है। ये काम आएगा जब यहाँ आप पढ़ोगे ना, जब प्लस आर क्या होता है, माइनस आर क्या होता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से काम आएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये ऑर्थो पैरा पर। आ गई बात समझ में, ये रेजोनेंस का हो। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो कि आपके बहुत ही काम आएगा, पूछा ही पूछा जाता है। आपने सुना होगा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। एक और ध्यान देना इम्पोर्टेंट बात, कार्बेनाइन जब हम पढ़ाएंगे, नॉर्मली कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, लेकिन कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। क्या होता है, sp3। बट या इफ़ कार्बेनाइन में जो नेगेटिव चार्ज है इज कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड, कार्बेनाइन का नेगेटिव चार्ज किसके साथ कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर के क्या होता है, sp2। ये नोट कर लेना आप। यहाँ पर ऑल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यहाँ पर भी ऑल का sp2, यहाँ पर भी sp2। और अगर मैं आपसे कह दूँ कि मिथाइल कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, sp3। जबकि मिथाइल कार्बेनाइन के एक हाइड्रोजन को आपने किससे रिप्लेस किया है, विनाइल ग्रुप से। मिथाइल कार्बेनाइन के एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर रहे हो, विनाइल ग्रुप से। और चेंज हो गया ना आपका, क्या चेंज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज जब प्लेनर की तरफ मूव कर जाता है ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। क्लियर आई बात ये समझ में? तो यहाँ साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का एग्जाम्पल अब एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है।
साइक्लोपेंटाडाइनाइल, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आईआईटी के अंदर, जेएम के अंदर, पहले इसको समझो फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले तो आप रेजोनेंस समझिए। ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ डिलोकलाइज है, इसके, तो अब नेगेटिव कहाँ गया, यहाँ, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। क्लियर दिख रहा है सबको? ये नेगेटिव इसमें आ रहा है, ये नेगेटिव कहाँ गया, रिमेनिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लेना। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ऑल 5 कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। किस पर? ऑल 5 कार्बन एटम पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि साइक्लोपेंटाडाइइन इज एसिडिक इन नेचर। क्या क्वेश्चन आता है? साइक्लोपेंटाडाइइन इज एसिडिक इन नेचर, ये क्वेश्चन आता है। ये साइक्लोपेंटाडाइइन क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटाडाइइन की नेचर है वो किस टाइप की है? एसिडिक नेचर की। वाई? बिकॉज इन साइक्लोपेंटाडाइइन कितने हैं? ये दो पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन एटम तक, 1 2 3 और 4 कार्बन एटम, ये तो आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में। बट ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और sp3 होगा तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा। कॉन्जुगेशन की पहली कंडीशन है प्लेनरिटी। तो अब ये साइक्लोपेंटाडाइइन है, जैसे ही ये पोटेशियम या किसी भी धातु के साथ रिएक्ट करेगी, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु, एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, तो ये क्या बना लेगी? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ से ये H+ चला जाता है। क्या चला जाएगा? H+। H+ जाएगा तो नेगेटिव आया, नेगेटिव यहाँ आ गया। इसको क्या कह दिया आपने? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्ब एनाइन। और ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्ब एनाइन, अब ध्यान देना, जब आप एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में ही आता है। 3 पार्ट होते हैं एरोमेटिसिटी में, नॉन एरोमेटिक टाइप के कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर एरोमेटिक की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू हकल रूल प्लेनर। अब ये सारा प्लेन में ना, मैंने रेजोनेंस दिखा दिया। मोनोसाइक्लिक एक साइक्लिक रिंग है, प्लेनर, मोनोसाइक्लिक, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्या कह रहे हो? कॉन्जुगेटेड सिस्टम हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सिस्टम ये कंडीशन फॉलो करता है, प्लेनर हो, मोनोसाइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो और हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इज एरोमेटिक इन नेचर। n की वैल्यू जो है 1 2 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो n की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखोगे तो 4 × 1 + 2 कितना है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। एक पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 2 + 2 4, और एक लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लेनर हो गई, मोनोसाइक्लिक हो गई, कॉन्जुगेटेड हो गई, तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या हो गई? एरोमेटिक। इसलिए साइक्लोपेंटाडाइइन की नेचर क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो क्वेश्चन अगर मैं ये कह दूं कि एक साइक्लो आपके पास क्या है, ये है, 3 है इस टाइप के, एक ये था, एक आपके पास ये है भाई, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर और ये थर्ड स्ट्रक्चर, और ये जो 3 कंपाउंड हैं उनको आप एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें? इंक्रीजिंग। 3 जो हाइड्रोकार्बन है आपके पास, अरेंज दीज 3 हाइड्रोकार्बन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या क्वेश्चन है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप व्यवस्थित करोगे तो कैसे करोगे? कल आप कभी भी ये ध्यान देखिए, एसिडिटी के लिए एनी स्पीसीज डोनेट इट्स H+ आयन इज एसिडिक इन नेचर।
एसिडिक नेचर की क्या होगी, कोई भी स्पीसीज जो H+ आयन देगी वो क्या है, एसिड। अब जब वो H+ आयन देगी तो उससे जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। इस साइक्लोपेंटाडाइन से बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है साइक्लोपेंटाडाइन आयन, और इट इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी क्या फॉलो कर रहा है ये, एरोमेटिक करेक्टर। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जहाँ दिख जाए वहाँ टैग है उनका हाईली स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, हाईली स्टेबल। तो सबसे पहले एरोमेटिक आ गया। अब आप कहोगे सर इन दोनों में कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम होगा इनका, ये क्या होगा, ये। अब इन दोनों में कौन है, ऐसे एप्लीकेशन पार्ट आते हैं, ये सब रेजोनेंस में ही आता है। फिर आप कहते हो इसकी एसिडिटी को आप रेजोनेंस के अलावा और किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इससे तो क्या बन गया था कॉन्जुगेट बेस आपका, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक इन नेचर। ए का मतलब क्या हो गया, और शॉर्ट फॉर्म की जगह फॉर लिख देता हूँ, एरोमेटिक। अब इससे क्या बनेगा आपका, ध्यान देना। अब बताइए आप, अगर कॉन्जुगेट बेस की एसिड एक्सप्लेन करोगे आप तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल होगा, एरोमेटिक वाला सबसे पहले। दूसरी बात ये बनेगा, जब इससे H निकलेगा यहाँ से, और कंपैरिजन के लिए यहाँ से भी H निकालो, तो इनसे बनेंगी क्या, यही चीज़ तो बनेंगी। तो यहाँ तो सिंपल बना, यहाँ ये बना। अब यहाँ इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बीच वाला। क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज किसके साथ कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड के साथ, जबकि यहाँ पर इस नेगेटिव का कोई कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं। तो आपने किससे किया एसिडिटी को एक्सप्लेन, रेजोनेंस से। आया समझ में, रेजोनेंस कहाँ कम आएगा। अभी तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इसको बंद करना है।